जी सुबह उठकर तैयार हो रही थी और मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी, जिससे बहू की आंख खुल गई और वह अपने पति राज से बोली, राज, कमरे का दरवाज़ा इतनी सुबह सुबह मत खोला करो। तुम्हारी माँ सुबह 5 बजे से ही उठ जाती है और किट फिट करने लग जाती हैं। सुबह के समय इतनी अच्छी नींद आती है और तुम्हारी माँ सब बेकार कर देती है। उन्हें खुद तो कुछ काम धंधा नहीं है, बस अब तैयार होकर निकल जाएगी मंदिर के लिए। यहाँ मैं अब उठ जाऊंगी और पूरा दिन घर के कामों में लगी रहूंगी। इतना क्या काम है, कुछ करती है ना धरती है। बस सुबह उठकर मंदिर चले जाओ, मंदिर से जाकर खाओ पियो और सो जाओ, पर मुझे बहुत काम होते हैं। तभी राज बोला, रितिका, मुझे तो काम का समझ नहीं आता। पता नहीं तुम्हारा कितना काम रहता है कि पूरा दिन काम करती रहती हो। इसमें कि झाड़ू बर्तन और कपड़े धोने के लिए काम वाली बाई तो आती है ना। फिर भी वह बोली, हाँ बस घर में यही काम तो होता है करने को, और भी बहुत काम है। वैसे भी तुम्हारी माँ, जब घर में इनका मन ही नहीं लगता तो तुम इन्हें वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ देते हो? वह भी चैन से रहेगी और मैं भी। राज बोला, क्या तुम भी एक ही बात? हाँ बस खाने को ही तो काम है इनमें, इसमें भी मन नहीं। साफ सब्जी करके काटने का काम तो कर ही देती हैं। वह बोली, बस करो अब, माँ पुराण मत सुनाओ, चलो सो जाओ और गेट बंद कर दो। सारिका जी बेटे और बहू की बातें सुन चुकी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और वह मंदिर के लिए निकल गई। अगले दिन ही उनका चश्मा टूट गया था, तो वह शाम को सब्जियां साफ करती हुई बोली, बहू, मेरा चश्मा टूट गया है, तुम राज को कह देना कि चश्मा बनवा देगा। रितिका बोली, माँ जी, इस महीने हाथ थोड़ा तंग है, अगले महीने बनवा देंगे। सारिका जी बोली, ठीक है बहू। शाम को राज आया, फिर सब खाना खाकर सो गए। सारिका जी रात को उठी, उन्हें प्यास लगी थी। वह पानी पीने गई तो किचन में उन्हें सही से दिखाई नहीं देने के कारण हाथ से कांच का गिलास टूट गया, जिसकी आवाज़ सुनकर बाहर आई और जैसे ही टूटा हुआ गिलास देखा, उसका तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, आपकी आंखें ही या बटन दिखाई नहीं देता? भगवान ने दो दो आंखें दी हैं, फिर भी देख नहीं सकती। महंगा गिलास से तोड़ दिया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? शोर सुनकर राज भी बाहर निकल आया। वह बाहर आते ही बोला, अरे क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रही हो? रितिका बोली, तुम्हारी माँ ने इतना महंगा गिलास तोड़ दिया है। पता है, मेरे पापा ने इसे यूरोप से लाए थे और तुम्हारी माँ ने इसे तोड़ दिया। राज ने कहा, रितिका, माँ ने जानबूझकर नहीं तोड़ा होगा, गलती से टूट गया होगा। इसमें इतना चिल्लाने की कौन सी बात है? चीज़ तो टूट ही जाती है, तुम तो जरा सी बात पर बतंगड़ बना रही हो। राज ने अपनी माँ की तरफ देखा तो वह बोला, माँ, चश्मा पहनना भूल गई शायद, इसीलिए गिलास टूट गया। इससे पहले सारिका जी कुछ भी कहती, रितिका खुद ही बोल पड़ी, हाँ और क्या, अपनी चीज़ का तो होश नहीं रहता है, ऊपर से मेरा नुकसान और कर दिया। इतना कहकर वह गुस्से में अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाकर राज से फिर वही बात कहने लगी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इन्हें वृद्ध आश्रम भेज दो, पर तुम हो कि इसका नाम ही नहीं लेते हो। अरे वृद्ध आश्रम में क्या इंसान नहीं रहते? इन्हें भी उनकी उम्र के लोग ही मिल जाएंगे तो मन लगा रहेगा। मैं कौन सा अपने लिए सोच रही हूँ, उनके लिए कह रही हूँ, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं। राज बोला, रितिका, पापा का दिया हुआ एक गिलास टूटा है, बाकी सारे गिलास सेफ हैं, तो तुम हर बात पर बीच में यही बात क्यों घुसेड़ देती हो कि माँ को भेज दो? तुम्हें एक बात समझ नहीं आती कि माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, और अब जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तब मैं अपनी माँ का भी ख्याल ना रख सकूं तो बेटा किस बात का? रितिका बोली, तुम तो बस अपनी माँ के ही गुण गाते रहो। राज बोला, क्यों ना कहूँ, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। पापा की मौत के बाद हम एक एक पैसे को तरसे थे और एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए थे।
घर में खाने पीने का एक दाना भी नहीं था। फिर माँ ने पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मेरे खातिर कहीं और अच्छी नौकरी नहीं की, क्योंकि यदि वह किसी ऑफिस में जाती तो मुझे अकेला छोड़ना पड़ता। मुझे साथ रखने के खातिर उन्होंने दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा और बर्तन कपड़े जैसे जाने कितने काम किए। खुद एक वक्त की रोटी खाने पर और मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम्हें पता है, एक बार मैंने उनसे रेंजर साइकिल की डिमांड करी थी। तब मैं छोटा ही था। उस वक्त माँ की तनख्वाह भी कम ही थी, फिर भी उन्होंने पैसे बचाने के लिए रोज़ काम पर पैदल जाना शुरू कर दिया। अरे एक एक पैसा जोड़कर मेरे अगले जन्मदिन पर मेरे लिए मेरी पसंद की साइकिल ले आए। तुम ही बताओ रितिका, मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता हूँ। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा जैसे रितिका पूरी तरह बदल गई है, लेकिन कुछ समय बाद ही फिर से उसका वही बात शुरू हो गया। इस वास्ते राज बहुत परेशान था कि वह रितिका को आखिर कैसे समझाए, कि तभी उसकी नज़र सामने से आते विनय पर पड़ी, जो कि उसका साला था। आज कोसों दूर से देखते ही विनय उसकी तरफ दौड़ा और आते ही उसे गले लगा लिया। राज और विनय जीजा साला बाद में थे, पहले जिगरी दोस्त थे। दोनों एक दूसरे को अपनी हर बात बताया करते थे, लेकिन विनय कुछ समय से शहर से बाहर रहा था और काम में व्यस्त होने के कारण दोनों की बातचीत भी नहीं हो पाती थी। और जब आज इतने दिनों बाद मिले तो दोनों ही खुशी का ठिकाना न रहा था। दोनों ने साथ में देने का प्लान बनाया और राज और उसकी पत्नी दोनों विनय के घर डिनर करने आए थे। इस बात से रितिका भी बहुत खुश थी कि वह इतने दिनों बाद अपनी भाभी से भी मिलेगी। रितिका ने कहा अपनी सास से, कहा मेरे भैया और भाभी घर पर आ रहे हैं, आप जरा खाना पीने का देख लेना। सारिका जी एक सुदृढ़ गृहिणी थी और खाने में मसालों भी हाथ से ही डाला करती थी। उनके हाथों में एक अलग ही जादू था। वह खाना इतना स्वादिष्ट बनाती थी कि अच्छे अच्छे होटल भी फेल हो जाए। सारिका जी लगभग सारा खाना बना चुकी थी और जैसे ही विनय और उसकी पत्नी आए, उन्हें देखकर रितिका उनकी सास से बोली, माँ जी जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और खुद बाहर उनसे मिलने चली गई। बेचारी सारिका जी लगभग सारा खाना तो वह बना ही चुकी थी, अब केवल खीर में चीनी डालना बाकी था। और उन्होंने रितिका से कहा, बहू जरा शक्कर का डिब्बा उठा दो। और जल्दी जल्दी में रितिका शक्कर की जगह उन्हें नमक का डिब्बा पकड़ाकर चली गई। चश्मा न होने के कारण सारिका जी ने वही नमक शक्कर समझकर खीर में उधेड़ दिया। विनय और उसकी पत्नी ने सारिका जी को यथावत सम्मान दिया और आते ही उनके पैर छुए, प्रणाम किया। फिर अपनी बहन रितिका से मिलने, और तभी राज भी बाहर से कुछ सामान लेने गए थे तो वह भी घर आ गए। सभी लोग बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। सारिका जी विनय और उसकी पत्नी के लिए नाश्ते का सारा सामान ले आई। रितिका वहीं बैठी रही। यह सब विनय और उसकी पत्नी देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। नाश्ता करने के बाद सब लोग वहीं बैठे बातें कर रहे थे और सारिका जी किचन में खाना बनाने चली गई। सब्जियां, खीर और बाकी सभी चीज़ें तो तैयार थी, बस गर्मा गर्म पूरियां तलनी थी। उन्होंने जाकर गर्मा गर्म पूरियां उतार दी और सभी को खाने के लिए बुलाया। डाइनिंग टेबल पर सब लोग आकर बैठ गए, जो गर्मा गर्म लजीज खाने का आनंद लेने लगे। पहले टुकड़ा खाते ही विनय बोला, अरे वाह रितिका, तुम तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती हो। इससे पहले सारिका जी कुछ कहती, रितिका बोली, हाँ भाई, सब धीरे धीरे सीख जाते हैं, मैं भी सीख गई। सारिका जी कुछ ना बोले और खाना बनाने सबको खिलाती रही। खाना भी सभी से बहुत तारीफ की और सब अब खाने के बाद रितिका ने कहा, मम्मी जी कुछ मीठा ले आइए, भाई को भी तो पता चले कि उनकी बहन कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। तभी सारिका जी उसके लिए खीर ले आई और जैसे ही सब ने खीर खाना शुरू किया तो तुरंत ही वॉशरूम की तरफ भागे, या किसी ने वहीं डस्टबिन में खीर उलट दी।
रितिका थोड़ा घबराकर उनसे फिर खीर पूछने लगी कि खीर कैसे। बहुत तेज चिल्लाकर बोली, मम्मी जी यह क्या किया आपने, जरा भी तमीज़ नहीं है। आपने शक्कर के बदले खीर में नमक कैसे डाल दिया। तभी विनय आया और बोला, रितिका लेकिन खाना तो तुमने बनाया था ना, फिर नमक मौसी ने कैसे डाला। रितिका एकदम चुप हो गई। तभी सारिका जी हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी है, बहू ने तो कुछ नहीं किया। खीर में मैंने बनाई थी और उसमें नमक भी मैंने ही डाला था। विनय ने सारिका जी के हाथों को पकड़ते हुए कहा, अरे मौसी जी यह आप कैसी बातें कर रही हैं। मैं आपके बच्चों के समान हूँ, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। विनय और उसकी पत्नी खाना खाकर चले गए, लेकिन रितिका ने इस बात को यही ख़त्म नहीं किया था। वह उनके जाने के बाद अपनी सास के पीछे पड़ गई। वह सारिका जी से कहने लगी, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती, जरा सी खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं होती। सारिका जी बोली, लेकिन बहू शक्कर की जगह नमक का डिब्बा तो तुमने दिया था मुझे। तभी राज विनय को छोड़कर आया। वह बोला, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब भी देखता हूँ आपके पास चश्मा नहीं है, तभी आप गलतियाँ कर देती हैं। मैं आपके लिए एक डोरी में वह चश्मा बांध देता हूँ ताकि आप इधर उधर रखकर न भूल जाओ। इस बार सारिका जी ने राज को सच सच बता दिया। उन्होंने कहा कि राज मेरा चश्मा तो पिछले 1 महीने से टूटा हुआ है, जिसके कारण मुझे चीज़ सही से दिखाई नहीं देती और यह गलतियां हो जाती हैं। राज बोला, लेकिन यह आपने मुझे बताया क्यों नहीं। आपका चश्मा टूट गया है। मैंने बहू को बताया था तो बहू ने कहा कि इस महीने तुम्हारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अगले महीने तुम मेरा चश्मा बना दोगे, इसीलिए मैंने दोबारा तुम्हें नहीं बोला। राज ने घर पर घूर कर रितिका को तरफ देखा। रितिका ने नज़रें नीची झुका ली। इस रोज़ की चिक चिक से राज परेशान हो गया था, पर वह किसी भी कीमत पर इसका कोई हल खोजना चाहता था। अगले दिन ही विनय का फ़ोन आया और उसने एक ही बात में अंदाज़ा लगा लिया कि वह परेशान है। विनय बोला, क्या हुआ, मैंने तुम्हें इतने परेशान क्यों हो रहे हो, क्या बात है। राज कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं यार, बस रोज़ रोज़ के ड्रामे हैं। मैं तो तुम्हारी बहन को समझा कर थक चुका हूँ, लेकिन वह हमेशा एक ही जिद पर आदी है कि माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो। तुम तो जानते ही हो मेरी माँ मेरे लिए कितना संघर्ष किया है। जब आज तुमने उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं कैसे उन्हें यूं बीच रास्ते में छोड़ दूं। राज और विनय ने मिलकर रितिका को सबक सिखाने का सोचा और एक प्लान बनाया। अगले ही दिन राज ने कहा, माँ आप अपने कपड़े पैक कर लीजिए, मैं आपको एक नई जगह ले जाने वाला हूँ जहाँ आप हमेशा एक प्लान बनाया। एक दिन राज और सारिका ने कहा, माँ अपने कपड़े पैक कर लीजिए और मैं आपको एक नई जगह ले जाने वाला हूँ जहाँ आपको बहुत सारे नए नए दोस्त मिल जाएंगे, आपकी ही उम्र के, और फिर आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। सारिका जी ने अपने कपड़े पैक किए और राज और रितिका के साथ चल पड़े। रितिका आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसकी मुराद पूरी होने वाली थी। वह तो कब से अपने सास से पीछा छुड़ाना चाहती थी और आज वही होने वाला था। इसीलिए रितिका बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिर अपनी सास से छुटकारा पाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। उसने अपनी सास को इतना सताया, लेकिन फिर भी वह घर छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। राज को भी इतना मनाया, तब जाकर कहीं राज को अकल आई कि आज यह बात आई। वह सोचते सोचते खुद ही खुद मुस्कुरा रही थी।
तभी गाड़ी रुक गई। राज बोला, रितिका उतरो और माँ का बैग निकालो। रितिका खुशी से कहते हुए बोली, हम लोग वृद्धाश्रम पहुँच गए क्या? राज ने उदास मन से सर झुकाकर कहा। हाँ का इशारा किया। रितिका खुशी खुशी गाड़ी से बैग निकालते हुए बोली, हाँ हाँ मैं बैग निकाल देती हूँ ना माँ जी का, इसमें क्या है, आखिर इनकी बहू हूँ, इनकी सेवा करने का फर्ज बनता है मेरा। मन जी आप बैठो, आपका बैग निकालती हूँ और आपको अंदर तक भी छोड़कर आऊँगी। सारिका जी को लग रहा था कि आज वह हार चुकी है, या यूँ कहो कि आज उन्होंने अपना बेटा खो दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो उन्हें यहाँ छोड़ने आया है वह केवल रितिका का पति मात्र है, उनका बेटा नहीं। इसके लिए उन्होंने इतना कुछ किया, वह आज उन्हें यहाँ अनाथों की तरह छोड़कर जा रहा है। यह सब सोचकर उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और वह बहते ही जा रही थी। रितिका और राज अपनी माँ को लेकर वृद्धाश्रम में पहुँचे। रितिका तो खुशी के मारे पागल हुए जा रही थी। वह अपनी सास का बैग लेकर आगे आगे चल रही थी। जैसे ही वह वृद्धाश्रम में अंदर घुसी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। माँ बाबा आश्रम में जहाँ वह अपनी सास को छोड़ने आई थी, वहाँ उसके माँ बाप एक तख्त पर बैठे हुए थे और दोनों की स्थिति काफ़ी दयनीय लग रही थी। उन्हें देखकर रितिका के हाथ से बैग छूट गया। दौड़कर अपने माता पिता के पास पहुंची और जाते ही उनके गले लग गई और बोले, मम्मी पापा आप यहाँ कैसे? दबी हुई आवाज़ में उसके पिता ने कहा, बेटा हम जैसे बूढ़ों का घर में अब क्या काम। अब तक हमारे बच्चों को लगता है कि उन्हें हमारी ज़रूरत है, तब तक वह हमें अपने पास रखते हैं और फिर जिस दिन उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है हमें घर से निकाल देते हैं। अपने माता पिता को इस हालात में देखकर रितिका बौखला उठी। वह बोली, माँ पापा आप चिंता मत करो, मैं भैया भाभी से और उनको छोड़ूंगी नहीं। उसने तभी विनय को कॉल किया और वृद्धाश्रम बुलाया। वह विनय के आते ही उसके पर बरस पड़ी। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? अरे जिन माँ बाप ने आप लोगों को पालकर इतना बड़ा किया है, आज उन्हीं को 2 रोटियां खाने आपको बुरी लगती है? रोटी और तो 2 जोड़ी कपड़े, आप लोगों से इतना ही नहीं हो रहा। जब आप मेरे मम्मी पापा को नहीं रख सकते तो अब उनकी प्रॉपर्टी पर भी आपका कोई अधिकार नहीं है। या तो प्रॉपर्टी से मम्मी पापा को घर से ले जाओ या फिर अभी मैं पुलिस को फ़ोन करके बुलाती हूँ। जब तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को 50 डंडे लगेंगे ना तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तभी विनय बोला, हाँ करो, पुलिस को फ़ोन करो और आने दो पुलिस को। मैं क्या अकेला ही ऐसा हूँ जिसने अपने माँ बाप को यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ा है? अरे तुम क्या यहाँ कीर्तन करने आई हो? तुम भी तो यहाँ अपनी सास को छोड़ने आई भी हो। ज़्यादा प्रवचन देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भाषण देने से पहले अपने गिरबान में झांककर देख लो कि तुम कितनी बढ़िया है और तुम कितनी इकलौती बहू हो और अपनी इकलौती सास को 2 वक्त की रोटी बनाकर नहीं मिला सकती और मुझे सुनाने चली हो। तुम्हारी बेचारी सास घर का सारा काम करती है, उसके बावजूद भी तुम उन्हें एक एक चीज़ के लिए तरसा देती हो और मुझे ज्ञात बांट रही हो। रितिका, पुलिस को फ़ोन तुम करती हो या मैं करूं? सब बातों से रितिका को अपनी गलती का एहसास हो गया था। विनय बोला, मैं अपने मम्मी पापा को यहाँ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। क्या तुम अपनी सास से अपने साथ लेकर जाओगी? सबको बस हो गई बोलती बंद, अब दोबारा मुझे लेक्चर मत देना, आया समझ? इतना कहकर विनय जाने लगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, हाँ मैं अपनी सास को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी और आज के बाद उन्हें अकेले ऐसी जगह पर
छोड़ने के अलावा मैं कभी सोचूंगी भी नहीं। उनका बैग उठाया और उनसे बोली, मैंने जितनी बेवकूफ़ियाँ की हैं मुझे उनके लिए माफ़ कर दीजिए। मुझे आज एहसास हुआ है कि कैसा लगता होगा उन माँ बाप को, कैसा लगता होगा उनकी औलाद उन्हें अनाथों की तरह यहाँ छोड़कर जाते हैं। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोती हुई बोली, शायद यह मेरे कर्मों का फल है जो मेरे माँ बाप को मेरे भाई बहन ने यहाँ छोड़ दिया। तभी विनय बोला, जब तुम अपनी सास को ले जाने के लिए तैयार हो तो यह बहुत अच्छा है, पर मैं अपने माँ बाप को यहाँ से कहीं नहीं ले जाऊँगा। रितिका ने आंखों में आंसू किए गुस्से में उसकी तरफ देखा तो विनय बोला, क्योंकि वह तो यहाँ रहने के लिए कभी आए ही नहीं थे। इन सवाल भरी निगाहों से वह विनय को देखने लगी। तभी विनय ने हंसते हुए कहा, अरे बेवकूफ़, माँ पापा को आज सुबह ही यहाँ लाए थे और सभी तेज तेज हंसने लगे। विनय और राज को, विनय की पत्नी और रितिका के माता पिता सभी जोर से हंसने लगे। रितिका को भी ज़्यादा रोना लगे। उसकी गलती का एहसास करवाने के लिए किया गया था। और फिर अपनी सास को, माता पिता को लेकर रितिका और विनय अपने घर वापस आ गए। सभी लोग इस बात से बहुत खुश हुए और आखिर में सब कुछ ठीक हुआ। रितिका को अक्ल आ गई और अब वह अपनी सास को भी अपनी माँ की तरह समझने लगी, जैसे उसकी भाभी उसकी माँ को अपनी माँ समझती थी। और यही बात उसकी भाभी ने उसे बताई थी कि शादी के बाद कुछ नहीं बदलता, बदलता तो है बस एक चेहरा, पर हमारा प्यार उनके लिए नहीं बदलना चाहिए। अगर हर लड़की अपनी सास को अपनी माँ समझे तो कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे और ना ही इन्हें इतने वृद्धाश्रमों की ज़रूरत होगी। और यह बात रितिका को अच्छी तरह समझ आ चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।